अध्याय चौथा। कहानी डाकू की ममता। पहाड़ों के सिलसिले के नीचे कटे फटे झरोकों वाला ढालू मैदान दक्षिण से उत्तर की ओर कई किलोमीटर चला गया था। मैदान के नीचे एक बड़ी नदी थी और उसके किनारे से जरा हटकर एक चक्कादार पतला रास्ता मोड़ लेता हुआ दो पहाड़ों के बीच से पूर्ववर्ती एक गांव को गया था। इस घाटी से गांव कम से कम 1 कोस दूर था। पहाड़ी इलाके के गांव वालों का कोस हो सकता है 7-8 किलोमीटर रहा हो। उस घाटी की दिशा से घाटी पार करने साइकिल वाला जैसे ही नदी की ओर जाने के लिए मुड़ा कि एक झाड़ी के पीछे से आवाज आई, खड़े रहो। साइकिल वाला अचकचाकर साइकिल से उतर पड़ा। उतरने में अचकचाहट के सिवाय एक बाधा और पड़ी। साइकिल के पीछे एक बोरे में बड़ा बोझ बंधा था। उसमें पांव अटका, परंतु वह सध गया। क्या है तुम्हारे पास? बंदूक वाले ने बंदूक पर हाथ फिसलाते हुए पूछा। गला उसका पहले से ही सूखा था, अब घिघी बंध गई। बंदूक वाले ने फिर ललकारा, जी आटा और आलू है और कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से उसके कंठ से फूटा, कहाँ जा रहे हो? जी नदी के उस पार। इस गांव से गेहूं पिसवाकर ला रहा हूँ। जहाँ उसे जाना था वह स्थान 15-16 किलोमीटर से कम दूर नहीं था। दिन डूबने के लिए 1 पहर से कम। रास्ता बीहड़ था। नदी का पाट चौड़ा और पथरीला था। पानी की धार गहरी नहीं थी, परंतु पानी भरा था। साइकिल वाला नदी के उस पार के गांव सांझ के 2 घंटे पीछे ही पहुंच सकता था। बोरा खोलकर हमारे हवाले करो। बंदूक वाले ने जैसे ही कहा, उसने बोरा खोलकर दे दिया। बोरे में 10-12 किलो आटा था और 2-3 किलो आलू। बस साइकिल वाला सब कुछ देकर माथे का पसीना पोंछता हुआ चला गया। जब वह अदृश्य हो गया तो बंदूक वाले ने ओठों से सीटी बजाई। झाड़ियों के पीछे से 1 दर्जन से ऊपर हथियारबंद आदमी निकल आए। इस सामान से आज और कल सवेरे का काम चल जाएगा, उसने कहा। कहीं घाटी के उस तरफ कुआं मिल जाए तो रोटी बना खाकर फिर रात के काम में जुट जाएं। साथियों में से एक ने दिक्कत बतलाई, सरदार, जब तक भेदिया नहीं आता तब तक तो यही रहना पड़ेगा। यहाँ ये कहीं दूर चले गए और भेदिए को नहीं मिले तब सब काम चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर की भूख और सह लें, सांझ से पहले ही आ जाएगा वह। वही ठहरे रहना तय हुआ। बिना भेदिए के डाका नहीं पड़ता। नाम, पता, ठिकाना, कहाँ क्या हो रहा है, किस समय डाका डालना चाहिए, गांव में हथियार किसके पास कितने और कैसे हैं, गांव में किसके पास कितना माल है आदि भेदिया बतलाता है। तब धावा बोला जाता है। पुलिस कहीं आसपास तो नहीं है, यह भी भेदिए से ही मालूम हो सकेगा। वे सब झाड़ियों के पीछे जा छिपे और ताक लगाए काफी देर बैठे रहे। सूर्यास्त में थोड़ा सा विलंब था। पहाड़ी की दिशा से इन लोगों को किसी के आने की आहट मिली। सब चौकन्ने हो गए। पांव घड़ी, बंदूक लिए एक व्यक्ति सरदार के निकट वाली झाड़ी के पास आया। सरदार तुरंत उसके सामने बंदूक ताने आ खड़ा हुआ। वह व्यक्ति सन्न होकर ठिठक गया। कौन? सरदार का स्वर कठोर था। उसने दबे स्वर में अपना नाम और गांव बतलाया। मैं शिकारी हूँ, शिकार की टोह में निकला था। मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं, नौकर हूँ। उसने अपने मालिक का नाम भी लिया। सरदार की तनी बंदूक नीची पड़ गई। मुंह से सीटी बजाकर सब साथियों को पास बुला लिया। उस शिकारी को लगा जैसे अनगिनत भेड़ियों से घिर गया हो। मेरी बंदूक ले लीजिए। है तो टोपीदार, लेकिन निशाना बहुत अच्छा देती है।
मुझे छोड़ दीजिए। शिकारी घिघियाया। सरदार हंस पड़ा। वह बोला, इतना डर गए? तुम किसके नौकर हो? उसका नाम सुना पर देखा कभी नहीं। कहाँ है वे? पहाड़ों के पीछे उस गांव में। मैं उनको समझा लूंगा। यह टोपीदार बंदूक बहुत कीमती नहीं है। हम बंदूक फंदूक कुछ नहीं लेंगे। आजकल तुम्हारे मालिक क्या लिख रहे हैं? शिकारी की जान में थोड़ी जान आई। बोला, मालूम नहीं, वे तो कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। उधर चलो हमारे साथ। झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ जाओ। थोड़ी देर में घर चले जाना। सरदार ने कहा। शिकारी की समझ में नहीं आ रहा था। उसे सरदार के साथ एक झाड़ी के पीछे छिप जाना पड़ा। सूरज डूबने को ही था। सरदार को थोड़ी दूर से किसी के खांसने का स्वर सुनाई पड़ा। सरदार ने उस इशारे को समझ लिया। जिस झाड़ी के पीछे वह छिपा था वही बांस की तरह सीधा खड़ा हो गया। खांसने वाले व्यक्ति ने देख लिया। वह सरदार के पास आ गया। वह भेदिया था। भेदिये ने सरदार को झुककर प्रणाम किया। उसने शिकारी को नहीं देखा जो पास ही झाड़ी के पास छिपा बैठा था। सब ठीक है, यहाँ पुलिस कोई आसपास नहीं। लोग लाइसेंस बदलवाने हथियार लेकर सदर गए हैं। केवल एक टोपीदार बंदूक गांव में है, सो कोई बात नहीं। आप लोगों के पास कारतूसी बंदूकें हैं, टोपीदार कुछ न कर सकेगी। भेदिये ने कहा और जिसके ऊपर डाका डालना था उसका नाम बतलाया। वह इस शिकारी का मालिक था। शिकारी ने सुना। उसने दांतों तले उंगली दबा ली। सरदार ने दृढ़ता के साथ प्रतिवाद किया, उनके ऊपर डाका नहीं डालेंगे। क्यों सरदार? उनके पास कुछ रुपया तो है ही। उनकी एक कौड़ी न छूऊंगा। मैं उनका आदर करता हूँ। उनका आदर? वह तो अथाई पर बैठकर यह कहा करते हैं कि डाकू आवे तो उनको गोली से उड़ा दूं। कहते तो कहने दो। लिखते भी कुछ इस तरह की हैं और इससे भी बहुत बढ़िया बात। उन पर धावा नहीं बोलेंगे। कोई और है? सेठ, साहूकार? नहीं है, उस गांव में तो नहीं है। तो भाग जाओ, हम और कहीं की गैल टटोलेंगे। भेदिया चला गया। सरदार ने शिकारी से कहा, आसपास कोई कुआं है? हाँ जी, ले चलो, खाना बनाएंगे, खाएंगे। सरदार के एक साथी ने याद दिलाया। तो फिर आज धावा? कोई और ठोर देखेंगे, वहां नहीं जहां वह कमबख्त ले जाना चाहता था। सरदार ने निश्चय के स्वर में कहा। शिकारी उन सबको एक कुएं के पास ले गया जो जंगल की एक खुली जगह में था। रोटी बनाने की तैयारी होने लगी। शिकारी ने विनती की, मैं जाऊं? सरदार ने उत्तर दिया, ऐसे ही बिना खाना खिलाए नहीं जाने देंगे। मुझे भूख नहीं। शिकारी ने बैठे स्वर में कहा। सरदार हंस पड़ा। दिन भर तो तुम्हें जंगल में भटकते फिरते हो गया है, उस पर भूख नहीं है? डरो मत, पहले ही तुमसे कह दिया, जी मत छोड़ दो। जंगल की साए साए कुएं से हटकर एक पेड़ के नीचे कोई रोटी बना रहा है, कोई आलू भून रहा है, कोई मोटे खुरदरे पत्थर में खुरदरी चट्टान पर नमक मिर्च पीस रहा है। जब रोटी तैयार हो गई, उन सब ने खाई, शिकारी ने भी। सरदार ने देखा कि भूखा न होने पर भी शिकारी कितनी रोटियां निगल गया। उस मोटे नमक मिर्च और अध भुने अध जले आलू के साथ जब खा पी चुका, शिकारी चलने लगा। सरदार ने एक पुस्तक अपने झोले में से निकाली। बोला, तुम्हारे मालिक की लिखी यह कहानी मुझे बहुत पसंद है, तुमने पढ़ी? सरदार ने पुस्तक का नाम बतलाया। जी हाँ, पढ़ी है, शिकारी ने उत्तर दिया, पर उसके स्वर में झूठ की फिसलन थी। सरदार ताड़ गया। उसने चोट की। जैसे भूखे न होने पर भी ढेरों रोटियां चटका गए, वैसे ही यह किताब पढ़ी होगी। माफ करना,
मुंह से झूठ यों ही निकल गया। सरदार साहब। शिकारी जानता था कि यदि सरदार ने पुस्तक के भीतर कोई बात पूछ डाली तो किसी तरह भी बताए न बनेगी। मुझे अचंभा होता है, सरदार ने कहा। तुमने उनके इतने पास रहते हुए भी यह पुस्तक नहीं पढ़ी। मैंने एक सेठ पर डाका डाला था, उसमें यह हाथ लगी थी। खुद पढ़ी और अपने इन सब साथियों को सुनाई। तब हम सब ने कालिका माई के मंदिर में सौगंध खाई थी कि किसी भी स्त्री और बच्चे पर हाथ नहीं डालेंगे, चाहे वे कितने ही मालदार क्यों न हो। मैं पढ़ूंगा सरदार साहब, शिकारी बोला। हुक्म हो तो उनकी कुछ किताबें लौटने पर दे जाऊं? सरदार ने तुरंत इनकार किया। न भाई, वह दाम लेंगे नहीं, हम मुफ्त में लेंगे नहीं। वैसे भी यह एक ही हमारे लिए बहुत है, ज्यादा बोझ कौन लिए लिए फिरे। शिकारी राम राम कर जाने लगा। वे सब दूसरी दिशा को चलने को हुए। सरदार ने जाते जाते कहा, उनसे कह देना कि जंगल में कुछ ऐसे जानवर मिले थे जिन्होंने तुम्हें रोटी खिलाई बिना गोली खाए ही। शिकारी की बात की तस्दीक के लिए लेखक सवेरे उस स्थान पर गया। अलाव की आग घंटों पहले ठंडी हो चुकी थी। खुरदरे लोढ़े और खुरदरी चट्टान पर मिर्चों के अधपिसे टुकड़े चिपके हुए थे और चट्टान के नीचे नमक के कुछ छोटे बड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। अलाव की राख में आलूओं के जले छिलके, हिलते हुए पेड़ की लड़खड़ाती हुई पत्तियों से सूर्य की किरणें सारे दृश्य स्पष्ट कर रही थी। लेखक को लगा जैसे वे किरणें अलाव की राख से पूछ रही हो, क्या इन गिरे हुए को उठाया नहीं जा सकता? वृंदावन लाल शर्मा। शब्दार्थ: अचकचाहट, घबराहट, हथियार बंद, हथियार लिए हुए। टोह: तलाश, गैल टटोलना, ठिकाना ढूंढना। अधपिसे: आधे पिसे हुए। भेदिया: जासूस, चौकन्ने, डर जाना। अदृश्य: गायब। चौपट: बेकार, प्रतिवाद करना, विरोध करना। तस्दीक: पुष्टि, सौगंध, कसम। चौकन्ने: सतर्क, घिघी बंधना, डर जाना।